अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासरा। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हलकों में वोटों की तस्दीक के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर करते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को चारों हलकों से मुतालिक रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने का हुक्म दिया है। उधर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर दाखिला का बयान मुस्तरद करते हुए कहा है कि इंतखाबात में मकनातीसी स्याही इस्तेमाल हुई है। चौधरी निसार ये भी फरमाते हैं कि सिर्फ 4 हलकों में अंगूठों की तस्दीक से मिड टर्म इलेक्शन के लिए साजिश की बू आ रही है और अंगूठों की तस्दीक का जो मामला है ये इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट करना चाहते हैं चौधरी निसार, नादरा के सपोर्ट नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस हवाले से इनकार कर चुका है। आखिर जो काम नादरा का है वो चौधरी निसार अली खान इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट क्यों करना चाहते हैं? और चौधरी निसार का ये कहना कि 30 सालों में ऐसी बेयारो मददगार असेंबली नहीं देखी और जो वजीर आजम की गैर हाजिरी में वुज़रा भी ऐवान का रुख नहीं करते। तो सवाल यह है कि कौन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऐवान का रुख ना करें? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली ने बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी दिए जाने के खिलाफ मजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और ANP ने इसकी मुखालिफत की है, जबकि जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने इसकी हिमायत की है। सवाल यह है कि आखिर पीपल्स पार्टी, MQM और ANP ने मुत्तहदा पाकिस्तान के लिए आवाज उठाने वाले शख्स की मुखालिफत क्यों की? ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। आगे चल के दोनों अहम स्टोरीज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले रोजाना की तरह खबरें शेयर करेंगे क्लासा साहब और काई साहब। सबसे पहले इस्लामाबाद चलते हैं क्लासा साहब के पास, वो आज हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं। जी क्लासा साहब। जी शाजिया, आज 2 स्टोरीज हैं, दोनों पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं। एक तो यहाँ पे ये कौमी असम्बली की एक स्टोरी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बलूचिस्तान से एक डेपुटेशन पे ऑफिसर आए थे, रुमाना काकड़। तो उनका केस चला है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि कैसे कौमी असम्बली का सेक्रेटरी ने उनको इंतकाम का निशाना बनाया और एक बलूचिस्तान से खतून ऑफिसर जो आई थी, हम तो बांग्लादेश को रो रहे हैं, जो हशर उनका किया गया, जो जजमेंट मेरे सामने है उस पर बात करेंगे कि कैसे उनको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार किया गया, हैरेसमेंट का निशाना बनाया गया, वो चीज़ें आपके सामने लाएंगे। और दूसरी स्टोरी है, कल यहाँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक बिल लाया गया जो हम पहले ही अपने ये प्रोग्राम में ये ब्रेक कर चुके थे कि ये दोहरी शरीयत के हामिल जो अफसरान हैं उनको ग्रेड 20 से ऊपर तरक्की ना दी जाए। कल इसको मंजूर कर लिया उन्होंने यहाँ सेनेट में। तो इस पे बात करेंगे कि ये कैसे भला मुमकिन है कि ग्रेड 16 से लेकर 20 तक तो अगर आप रखना चाहते हैं डुअल नेशनलिटी, वो तो आपके लिए हलाल है, ग्रेड 20 से ऊपर हराम है। इसके पीछे क्या फिलासफी है, क्या कहानी है और कितनी बड़ी तादाद में हमारे फॉरेन ऑफिस के बाबूज जो हैं वो अब पाकिस्तान से बाहर जाके फॉरेन का नेशनलिटीज ले रहे हैं चुपके से, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है जी, काई साहब आप क्या बताएंगे आज? शाजी, एक तो जो बड़ी एक PM लोन स्कीम आई है और इस हवाले से बड़ी तवक्कुआत हैं लोगों को और गवर्नमेंट भी बड़ी सरगर्म नज़र आती है। वज़ीर आज़म साहब की जो बेटी हैं मरियम, वो इसको ओवरसी कर रही हैं। मगर आज एक रिपोर्ट छपी है कि इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो एक ग्रेड 15 या इससे ऊपर के आदमी की ज़मानत चाहिए या फिर किसी ऐसे शख्स की ज़मानत चाहिए जो रकम दी जा रही है उससे 150% ज़्यादा हो। तो इसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो कैसे लीव आउट हो रहे हैं। और फिर साथ साथ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि प्राइवेट बैंक से रिलक्टेंट हैं और वो कह रहे हैं जी इसमें टॉक्सिक लोन्स होंगे, क्योंकि हम बताएंगे फिगर्स देंगे आमतौर पे SME स्कीम जो है स्मॉल मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेज में जो रिस्क है वो कितना होता है और कितना रिस्क प्रिडिक्ट किया जा रहा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें क्या आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। राना उस्मान की स्टोरी है हमारे पास। शेखुपुरा से हमने डे बिफोर ये की थी पिछले वीक में, जिसमें कैसे एक मुअम्मर शख्स के मकान पे कब्जा किया गया और हमारी स्टोरी के बाद बजाय उसकी अश्कशोई होती सुना है, वो हमें बताएंगे राना उस्मान कि कैसे उसके मकान पे पुलिस वालों ने ताला लगा के चाबी अपने पास रख ली है। ये कहानी भी हम शेयर करेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे कराची में पुलिस की जो बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वो एट रिस्क है, लेकिन मामला ये है कि वहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है उनके पास, और जिनके पास हैं वो ज़्यादातर VIP ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी वो 4 हलकों में अंगूठों की तस्दीक के लिए इसको कल सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, इसे मंजूर किया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को हिदायत की है कि 4 महीने हो गए इस मामले पर, जो 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। क्लासा साहब, चौधरी निसार के बयानात से लगता है कि वो किसी भयानक नतायज से बचना चाहते हैं। कभी अंगूठों की तस्दीक का मामला वो जस्टिस रिटायर्ड वजुद्दीन के सपोर्ट करना चाहते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट करना चाहते हैं। आखिर ये काम नादरा का है। इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि नादरा का जो इंतजामी मामला है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन करवाना है, इंतखाबात करवाना है। तो चौधरी निसार किसी का काम किसी के सपोर्ट करके आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं?
एक और भी चौधरी साहब ने पेशकश की थी, वो आप भूल गए हैं शाजिया जी। उन्होंने फरमाया था और उन्होंने इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी साहब को गोली दी थी जो इन्होंने अपनी ना तजर्बा काली में खा ली थी। और क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास कोई तजर्बा नहीं है, कोई न सियासत की समझ नहीं है, कोई पॉलिटिक्स के जो गेम्स एंड ट्रिक ऑफ द ट्रेड बिल्कुल उससे नाशना है। इनसे आप एजुकेशन करवा लें, सड़कों पर धरने दिलवा लें, ट्रक ड्राइवरों को सेंटर लगवा लें, उसके लिए बड़े अच्छे हैं। इनको पॉलिटिक्स नहीं समझ आती, जो मैंने इनको ऑब्जर्व किया बिल्कुल टोटल रॉ हैंड है। इससे पहले इनको एक गोली दी थी। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी तकरीर की थी कौमी असम्बली में इसी पे धांधली के खिलाफ। तो चौधरी साहब ने कहा था जी आप कमाल करते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम पार्लियामेंट्री कमेटी बना लेते हैं। ये 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ आपको, 5 महीने पहले एक उन्होंने कहा जी यहाँ पे हाउस की कमेटी बना लेते, और ये राजी हो गए थे फौरी तौर पर। शाह महमूद कुरैशी साहब भी और इमरान खान साहब भी बिल्कुल ठीक है जी पार्लियामेंट्री कमेटी बना लें। बाद में किसी सियाने ने इनको समझाया कि हजूर आप किस चक्कर में पड़ रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या कंट्रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। अगर आप कुछ पार्लियामेंट्री आप कमेटी फंडिंग दे भी दे तो कानून के तहत, आइन के तहत तो कोई बैंडिंग नहीं है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो आपकी ऑब्जर्वेशन को या आपकी डिक्टेशन को फॉलो करे। लिहाजा आज तक हमने पार्लियामेंट्री कमेटी का नहीं सुना। उन्होंने अब एक नई गोली दे दिया इनको, उन्होंने कहा ये नादरा का काम ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी इल्जामात लगा रहे हैं चौधरी निसार अली खान साहब, वो कहते हैं जी इन्होंने स्याही नहीं पहुंचाई। अगर कहीं पे धांधली हुई है वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाई है। अच्छा, साथ में कहते हैं फिर कंट्रोल भी नादरा का हम आपको दे देते हैं। इन्होंने खिचड़ी पका दी है। ये मकसद ये है कि वो इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना इस बात को फैलाया जा रहा है, कभी अदालत में जाएं, कभी पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएं, कभी नादरा को पकड़ लें। ये खिचड़ी जो पकाई जा रही है किसी मुमकिन नतीजे से बचने के लिए जो है वो पकाई जा रही है। क्लास साहब, मैं इस पर आपका जवाब लूंगी। अगर धांधली नहीं की गई तो आखिर नून लीग इन 4 हलकों में वोटों की जो तस्दीक है दोबारा गिनती करवाने से आखिर डरती क्यों है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। 4 हलकों में अंगूठों की तस्दीक का मामला। कायद साहब, अगर तो मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि धांधली नहीं की गई, अब मामला की चौधरी निसार कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं, कभी किसी के सपोर्ट करते हैं, कभी किसी के, तो गिनती करवाने में क्या हर्ज है? इसको आप ना एक जरा मैक्रो लेवल पे देखें, माइक्रो लेवल पे ना देखें। ये तो ठीक है अगर 4 और हलकों में इसी तरह से रिजल्ट्स आते हैं जैसे पिछले कराची में आए थे तो जाहिर है एक सवालिया निशान तो हो जाएगा। मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो दोनों हमारी ये जो हुकूमतें रही हैं पिछली और डेमोक्रेटिक और ये, दे आर प्रूविंग अनइक्वल टू द इक्वेशन अटरली। हम ये कह रहे थे ना कि जी ये जमहूरियत जो है वो हाथ बदल रही है और ये आ रही है, मगर आप देखें मामला पिछली हुकूमत तो खैर वैसे ही पीपल्स पार्टी वाले की जो तो यूफोरिया में आ जाते हैं ना, फ्री फॉर ऑल होता है। इनके बारे में हमारा ये है कि जरा स्पिक एंड स्पैन रहते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा, मगर यहाँ भी हमें इस तरह लग रहा है कि जैसे इनके पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और इनसे हैंडल मामला हो नहीं रहा। पैमरा के चीफ की बात देख रहे हैं, इन्होंने हटाया, कल फिर आगे तारक साहब जो हैं मतलब वो आगे। अच्छा, अभी मुकम्मल तौर पे तो इनकार नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, कल रात तक की जो खबर थी, मगर वो ये कह रही है हमारा मामला नहीं है, हमारा ये मामला नहीं है। तो अगर आप इन सारे महाजों पे देखें तो हमें लगता है कि जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साजिश की की भी खुद उन्होंने बात कर दी। हालांकि मुझे नहीं लगता, अच्छा अब क्या करें, पीपल्स पार्टी को हमने देख लिया, ये आ गए और है कौन, इमरान खान साहब हैं, चलें जी वो भी आ जाएं, वो भी हम देख लेंगे। अगर ये एक खौफ है जो एक मुबैना तौर पर इशारा खुद ही किया है, मुबैना तौर पर नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर इशारा किया है चौधरी निसार अली खान साहब ने कि क्या ये मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो रही है, तो असल मामला ये है कि नए हाथ बाग पर है ना पा है रकाब में वाला मामला है। बहुत बड़ी सिचुएशन है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस का एक लेवल है, जो इनके राइवल्स हैं, जो इनके पॉलिटिकली जो हैं वो ताक में बैठे हुए हैं कि जी ये क्या हो, डीप एस्टेब्लिशमेंट भी नजर लगा के बैठी हुई है। अब मामला ये है कि मसलन आप ये देख लें कि ये जो बड़े पावर ब्रोकर्स हैं यहाँ पर, अमेरिका है जी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, डीप स्टेट है, फिर अवाम भी कहीं बैठे हैं, वोट तो लेके उनसे आना पड़ेगा। तो अब ये है कि ये इनके दरमियान बैलेंसिंग कैसे करें, ये भी इसमें फंसे हुए हैं। क्लास साहब, 4 हलकों पर अगर सवालिया निशान लग जाता है, अंगूठों की तस्दीक होती है, तो पूरा इंतखाबी अमल जो है वो मशकूक हो जाएगा। क्या ये जो पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, इससे बचने के लिए, इससे डरते हुए चौधरी निसार ये मामला इधर की बजाय उधर, उधर की बजाय इधर, जिसका काम है उसको करने नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल शाजिया, ये और आप अभी और मज़ीद देखेंगे इसमें अथल फथल इसमें मज़ीद होगा। ये चौधरी साहब ऐसे जाने कि वो इमरान खान की तरह या PTI की तरह कोई तजर्बाकार आदमी नहीं है,
वो 1985 से जनरल जिया साहब के साथ उन्होंने सियासत शुरू की थी। जनरल जिया के वज़ीर रहे, उनके निगरान कबीना में वज़ीर रहे, जुनैजो साहब के वज़ीर रहे, फिर इवन उसके बाद नवाज शरीफ साहब की 2 दफ़ा वजारतों के वज़ीर रहे, और लास्टली जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगवाया और फिर नवाज शरीफ साहब को जेल तक लेके गए। ये सारी चीज़ें वो तजर्बाकार आदमी है, सब समझते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। वो ऐसे अपने पत्ते नहीं खेल रहे। पीटीआई उनका मुकाबला कर ही नहीं सकती। उसके मुकाबले में जैसे अभी काजी साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी खामोश होकर बैठी हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता कि इस मुल्क में कोई थोड़ी सी कोई बेचैनी हो, क्योंकि जरदारी साहब वो कहते हैं तोते की जान उसमें पंजरे में आई हुई है। अब तोता इनके हाथ में चढ़ा हुआ है, क्योंकि जरदारी साहब पे बहुत सारे केसेस हैं, इनके अपने टॉप के लीडर्स हैं उन पे केसेस हैं, खुर्शीद शाह साहब जो हैं अपोजिशन लीडर हैं उन पे केसेस, अमीन फहीम साहब के हैं उन पे केसेस हैं, गिलानी साहब पे केसेस हैं, राजा साहब पे केसेस। ये सारे तोते तो एक पंजरे में आए हैं हुकूमत के पास, उनको तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। वो चुप करके बैठे हुए कि हमें सिंध मिल गया है, हम लूट मार करें, वहाँ पे हम मर्जी के पैसे खाएं, हम वहाँ गाड़ियाँ हैं, वहाँ पैसा है, वहाँ सिक्योरिटी है, आपके डीसीओ हैं, डीपीओज हैं, और पूरा सिंध आपके पास है, और 4-5 अरब रुपया आपके पास मौजूद है एनएफसी का, खुल के खाएं। इसलिए पीपल्स पार्टी को कोई जल्दी नहीं है। ऐसे एएनपी को देखें, उसके पास भी इतनी पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है। एमक्यूएम ऑलरेडी आपको पता है उनके चीफ जो हैं वहाँ पे लंदन में बहुत बड़ी मुसीबत में, वो भी आप हुकूमत के रहम ये करम पे आ गए। कराची में ऑपरेशन जैसे काजी साहब अभी हमें डिटेल बताएंगे, कराची में भी हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। बच बचा के एक पार्टी रह गई थी, वो है यहाँ पे पीटीआई। ये सारे के सारे बेचारे मासूम लोग हैं। ये धरने जैसे मैंने कहा करवा लें, यहाँ ट्रक ड्राइवरों को फेंटे चढ़वा लें, उस पर तो करने को तैयार है, बाकी इनको पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। तो फिर चौधरी साहब असेंबली बेयारो मददगार क्यों लग रही है? इतने बेबस होकर उन्होंने कल ये बात की है, इसलिए लग रही है। मेरा ख्याल है चौधरी साहब को जरा सोल सर्चिंग करने चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, वो बच्चे नहीं है। चौधरी साहब पिछले 20-25-30 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि एमएनएस क्यों नहीं आ रहे वहां पे, उनको पता होना चाहिए। कल उन्होंने एक उन्होंने थोड़ी सी लालच फेंकी है, उन्हें तुर्क का पता कल खेला। उन्होंने कहा हुजूर आप ना परेशान हो, तरक्याती फंड्स आपको मिलेंगे, आपको पैसा हम देंगे। ये कल कहा है उन्होंने। उन्हें पता है कि ये यहाँ पे जो एमएनएज नहीं आ रहे, पैसे का मामला है कि नोट दिखाएं, हमारा मूड बनेगा, फिर हम पार्लियामेंट आएंगे। कल उन्होंने कहा है कि हम आपको तरक्याती फंड देंगे, तशरीफ ले आएं। साथ में धमकी भी दी है कि जो यहाँ पे डिसइंटरेस्टेड वजीर हैं हम उनका भी देख लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है शाजिया कि ये डिसइंटरेस्टेड क्यों हुए ये लोग? ये इलेक्शन लड़ने के लिए, एमएनए बनने के लिए तो यहाँ तक लड़ मार के, धांधलियां करा के, मुखालफिन पे पर्चे मुकदमे करा के, कत्लो गारत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। अब वो असेंबली नहीं आते, क्यों नहीं आते भाई? उसकी 2-4 बड़े रीज़न हैं। एक तो ये यहाँ कैबिनेट का इजलास रेगुलर नहीं होता। मियां नवाज शरीफ साहब सख्त एक वजीर आजम के तौर पर सामने आ रहे हैं। उनको समझा दिया गया है जो उनका एक अपना स्टाइल है मखसूस, वो डिसेंट है, मिलने में मियाँ साहब बड़े अच्छे हैं, उनका अपना पोलाइट एटीट्यूड है। अब उनके वजीर और एमएनए ये शिकायतें करते हैं कि ये पहले वाले मियाँ साहब नहीं है, हर वक्त सख्त फेस के साथ रहते हैं, एक टफ रहते हैं, लोगों को डिस्टेंस पे रखते हैं, किसी से उनके बातचीत नहीं करते। और बहुत सारे वजीरों को शिकायत हैं कि उनके साथ वो मुलाकातें तक नहीं कर पा रहे। जब वजीर नहीं मुलाकातें कर पा रहे तो उसके बाद तो एमएनए की शिकायत तो आनी जरूरी है। और लास्टली इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, ये 3-4 का, वही हुकूमत चला रहे हैं। मसलन अगर आप कहें तो नाम मैं बता देता हूँ। वो ये कहते हैं जब ये 5 लोगों ने हुकूमत चलानी है तो फिर एमएनए कहते हैं हमारा पार्लियामेंट में जाने का क्या ये काम है। अगर एपीसी ने फैसले करने हैं, कैबिनेट की एक आपने किचन कैबिनेट बनाई हुई है, उसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब के फरजांद हैं, मियाँ साहब हैं, इसाक डार साहब हैं, फिर तो शहबाज शरीफ के बारे में भी कहा जाता है कि वजारत खारजा का काम वो करने लगे हैं, पंजाब को कौन देखेगा? आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। कैसे कल कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की गई अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी देने के खिलाफ। एएनपी ने भी मुखालिफत की है, एमक्यूएम ने भी मुखालिफत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुखालिफत की है। इनकी मुखालिफत के पीछे क्या जवाब? लेकिन ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उन्होंने मुखालिफत की असेंबली में, उन्होंने अपना राइट। मुखालिफत के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। देखिए रीजन ये, अब कल जितने प्रोग्राम यहाँ पे हुए, अब मैं देख रहा हूँ कि मैं बाज़ जमात इस्लामी के रहनुमाओं को देख रहा था कि वो अल बदर और अल शम्स से डिस्टेंस करें अपने आप को। ठीक है, कल जो सबसे बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, मैं वो देख रहा था, वो ये था कि उन्होंने भी एक्सेसेस की, हमने भी एक्सेसेस की। और तीसरा जो नुक्ता नजर सामने ये आया कि यहाँ हमारी जो फौजी क़यादत थी उस वक्त, वो उसको खुद चाह रही थी कि भाई ये इसमें अयूब खान को कल एक्सटेंसिवली कोट किया गया पाकिस्तान की मीडिया पे। याह्या खान के बारे में रुईदाद खान साहब ने जो कहा है कि जब नूरुल अमीन उनसे मिलने गए तो वो किस कैफियत में बैठे हुए थे और 3 दिन से टाइम नहीं दे रहे थे उसको। अब बात यह है कि भाई अब मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे अफरीदी साहब हैं, शकील अफरीदी साहब हैं, वो तो बड़े प्रो अमेरिका हैं, तो फिर क्या करें, उधर भेज दें उनको। तो हर मुल्क अपने हिसाब से अपने मुताबिक चीजों को देखता है। मेरी ये राय है कि ये बदनीयती पर मबनी अमल था। इसको मुल्ला को इसलिए नहीं उन्होंने फांसी चढ़ाई, वो इस वजह से कि हसीना वाजिद और पूरी बांग्लादेश की रूलिंग क्लास उन मामलात को देख ही नहीं सकती जो आम बांग्लादेशी को दरपेश है, लिहाजा वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मगर आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, वहां जो एक्सेसेस हुई, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप की जो है
उसके बारे में सारी कहानियां बिखरी पड़ी हैं किताबों में। आज मैं कल ही जमात इस्लामी के एक साहब को देख रहा था, वो कह रहे थे नहीं जी वो किसी और ने बना दी थी और उन्होंने कुछ नहीं किया था और एक्सेस। तो मेरे ख्याल में इसका पीपल्स पार्टी का अपना राइट है। वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, क्लासा साहब फिर पाकिस्तान को तो इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये हरगिज़ उनका अंदरूनी मामला नहीं है, मैं नहीं एग्री करता इससे। ये जिस तरह के हमारे यहाँ पे बैठ के दानिशवार हमारे टीवी पे ये बात कर रहे हैं, ये इस मुल्क के बहुत सारा इन्हें नहीं पता लार्जर इंटरेस्ट और इसके जो आने वाले हमारे इंटरेस्ट हैं उस पर हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश के मामले, उनके चार्जशीट किसने पढ़ी है? और मैं कहता हूं कि ये कल का जो इनका औरिया जाम मकबूल का कॉलम था, वन ऑफ द बेस्ट कॉलम जो पढ़ना चाहिए था, उन्होंने पूरा उसका डिटेल से पूरी उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को ट्रेस किया है कि आप अपने लोगों को, जो आपके लोग किसी वार जोन में रहे, किसी आपके साथ इस तरह की जंगी सिचुएशन में रहे, आप उनको कैसे अबैंडन नहीं करते होते। अभी ये काजी साहब ने ये शकील अफरीदी की मिसाल दी, आज भी अमेरिकन उस पर जीरो टॉलरेंस लेके चल रहे हैं कि उसने हमारी अगर काज में मदद की है, हालांकि ना उनका नेशनल है ना उनको उनसे तल्लुक है, वो समझते हैं, लेकिन उसामा को उन्होंने ट्रेस करने में हमारी मदद की है, नोइंगली की है, अननोइंगली की है, उसका भी फैसला होना बाकी है। आप देख लें किस लेवल पे जीरो टॉलरेंस है। ओबामा ने बात की है इनसे, नवाज शरीफ साहब से, उनकी सेनेट ने बात की है, ये सेनेट की फॉरेन स्टैंडिंग कमेटी से मिले हैं, उन्होंने बात की है, अमेरिकन प्रेस ने बात की है कि इस बंदे ने हमें ट्रेस करने में मदद दी है। आप उससे लेवल देखें, आप क्या कर रहे हैं। आज ये जो कल करारदाद को आपने अप्रूवल नहीं दी पीपल्स पार्टी ने दीगर ने, मतलब ये जो आज फाटा में हमारे कुछ एलिमेंट्स हमारी फोर्सेज की मदद कर रहे हैं, आप उनको ये मैसेज भेज रहे हैं कि कल को अगर खुदा ना खासा हालात बदल गए, तो आप जाने और आपके कल के न्यू मास्टर जाने। आप बलोचिस्तान में ये मैसेज भेज रहे हैं कि कल को जो कुछ एलिमेंट्स आज आपके साथ खड़े हुए हैं, गलत या सही खड़े हुए हैं, कल को अगर खुदा ना खासा सिचुएशन बदलती है तो आप कहेंगे आप जाने और आपके लोग जाने। ये ऐसे नहीं होता। उस वक्त चीजें, अगर आपने वार क्राइम्स इन्होंने ट्रिब्यूनल बनने थे, ये कभी एक तो 40 साल बाद ये हो सकता है, मुझे काजी साहब करेक्ट करें या कोई अगर कोई सियाना बंदा सुन रहा है तो वो मुझे करेक्ट करे, मैंने तो कभी नहीं सुना कि 40 साल बाद किसी सिचुएशन के वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल बने हों। हाँ, उसके 6 महीने बाद, साल बाद, ये हमने बोस्निया में हमने मैं क्लासर साहब से इत्तेफाक करता हूँ, दुनिया में ऐसी होता है। मगर सवाल ये है क्लासर साहब कि जब ये ना वही बात है कि आप किस स्टैंड पॉइंट से कहां से चीजें कहां देख रहे हैं, आपके मंजर बदल जाते हैं, आपका पर्सपेक्टिव बदले। तो मामला ये है कि जब हम ये अपने तौर पे आज, अगर कल का सारा आपने देखा हो या जो किताबें भी आपने देखी हो, ये हुआ कि यहाँ की लीडरशिप कह रही थी जाएं जी आप चले जाएं, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो तंजीमें लड़ रही थी वहां पे, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए लड़ रही थी या उस रूलिंग क्लास के लिए लड़ रही थी वेस्ट पाकिस्तान की, जो जिसको बार बार कोट किया है। खुद उनके जो जनरल्स कल बैठे हुए थे टीवी पे कि जी ये कह रहे थे जाने देने, ये इनकी जरूरत नहीं हमें, हम इंतकाल इक़्तिदार नहीं करेंगे, हम मुल्क तुड़वा लेंगे, यानी ये एक तसर उभरा। तो अब बात यह है कि जो उस वक्त इनके साथ शामिल थे उनको हम क्या कहें। और मैं जो बात कह रहा हूं, मैंने दोनों बातें कही हैं। मैं जानता हूं जाती तौर पे, अपनी फैमिली में जानता हूं, एक जो बच्ची बच के वहां से आई थी कि उन्होंने मैसेकर किया और मार दिया, और एक बच्ची सारी उम्र जो है वो ठीक नहीं हो सकी, वो बेचारी छुप गई किसी नीचे, उधर जुल्म हुआ, जुल्म जिधर से हुआ गलत हुआ। मगर मामला ये है कि ये जो जुल्म कर रहे थे वो भी गलत था, वो जो कर रहे हैं वो भी गलत है। और बाकी ये है कि रूलिंग क्लासेस जो हैं उनके मफाद में बात कर लें, ठीक बात है, मगर बात यह है कि जब लड़ाई कोई हो, हम तो समझते हैं कि अवाम के मफाद में हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म की यूथ लोन स्कीम, लेकिन काजी साहब लोगों को प्रॉब्लम हो रहे हैं, यूथ जो है कि हमें कर्जों के लिए जमानत ही नहीं मिल रही है, जमानत कौन देगा? ये एक बड़ी आज रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पता चला है, ज़ाहिर है ये तो सब जानते हैं, ग्रेड 15 का कोई अफसर चाहिए या एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके पास जो लोन दी जाने वाली रकम है उसका कोई 150% उसके पास पैसे उसके हों, वो जमा कराएं। अच्छा, अब मामला ये है कि लोन आपने लेना है तो मैं क्यों दूं आपको? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो बैंकर्स कह रहे हैं, और ये बात जो ऑफिशियल जिन्होंने मिलकर बैठ के पीएम साहब के साथ लॉन्च की थी वो खुद भी मान रहे हैं, उनका वो अनानिमसली वो कह रहे हैं कि जी इससे बहुत ज्यादा लोग एक्सक्लूड होने का खतरा है। दूसरी बात करें कि ये स्कीम बड़ी ना सूट करेगी आम और गरीब बेरोजगार नौजवान की बजाय जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस है या तजुर्बा है या जिनके पास वो कोलेट्रल है, जो ऑलरेडी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अच्छा, ये करें। अब अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसमें जो बैंक प्राइवेट बैंक थोड़े रिलक्टेंट है, 2 सरकारी बैंक आ रहे हैं इसमें, वो तो आएंगे जाहिर है, लेकिन सरकार जो प्राइवेट बैंक्स हैं, एक रिपोर्ट से आ रही है कि वो रजिस्ट करेंगे और साथ ही वो 2 शराइत रखने वाले हैं। एक शर्त तो वो ये रखेंगे जी कि हुकूमत, क्योंकि SMEs जो है स्मॉल बिजनेस, उसमें रूल ऑफ थंब ये है कि 35% टॉक्सिक लोन्स हो जाते हैं जो कि
लोग कारोबार नहीं चलते। इसमें वो कह रहे हैं 50% लोन जो है वो टॉक्सिक लोन्स बन सकते हैं। टॉक्सिक लोन्स का मतलब क्या, नॉन परफॉर्मिंग, नहीं चलेंगे। तो इसमें या तो सरकार हमारे साथ नुकसान में शेयर करे और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो भी जमानती होगा उस जमानती को जो है वो बनाया जाए जिम्मेदार, कि वो जितने अगर वो पैसे अदा नहीं होते तो वो हमें पे करेगा। अब मसला ये है कि वो क्यों पे करेगा, क्योंकि उसको क्या फायदा है। वो फिर उसमें एक स्कीम ये है कि जी वो जो जमानती है उसको आप ये कहें कि हम आपको प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे, तो फिर भी आ जाए। तो फिर अगर भाई उसने प्रॉफिट में से ही लेना है तो वो कोई और काम क्यों ना कर ले, और ये रिस्क कौन लेगा। इसका मतलब इस प्रोग्राम में चेंजिंग्स करने की जरूरत है। उसके अलावा 500 अरब रुपया जो है इन्होंने 5 सालों में देना है, और इसमें जो हमारे बजट पे भी जो है जाहिर है उस पर असरात मुरतब होंगे। लेकिन बात क्या है, बात यह कि एक पुराना असूल है कि जी बैंक तो कर्जा उसको देता है जो पहले ये साबित कर दे कि उसको जरूरत नहीं है कर्जे की। जिस आदमी के पास कोलैटरल नहीं है, जिस आदमी का कोई जमानती नहीं है, उसका तो फिर अल्लाह ही आसरा है ना। तो पूरी दुनिया में अगर इस सिस्टम में रहते, मैं ये बात इसलिए मैंने टेकअप की कि आपके पास कितनी रूम है खेलने की, इस गिवन सिस्टम में आप कितना खेल सकते हैं। मैं और आपको मिसाल देता हूं, अभी यूरोप में बैंकों का मसला हुआ तो 0 इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट बहुत सारे मुल्कों में। अच्छा। और लोग एक तो कर्जा नहीं ले रहे, दूसरी बात यह कि बैंक दे भी नहीं रहे, क्योंकि बैंक जब कर्जा देता है तो दे सेल मनी। उनका मकसद आपकी फलाह बहबूद नहीं होता, उनके पीछे मालकान बैठे होते हैं, शेयर होल्डर। वो इसलिए कि वो तो किक स्टार्ट करेंगे, उनको बेल आउट दिए हैं, लंबी कहानी, उनको हुकूमत ने पैसे दिए, पब्लिक मनी से पैसे दिए। मगर मामला ये है कि वो ये बैंकर फरमा रहे हैं कि जनाब हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे मालकान हैं, हमने लोगों से डिपॉजिट ले रखा है, तो हम कैसे ये करेंगे। तो ये अपहिल टास्क होगा, और ये अगर कर लेंगे तो मैं समझता हूँ इनके लिए बहुत एक। लेकिन अभी उस तरह से पॉपुलर होती क्लास में आपका भी पॉपुलर बड़ी है, मैं जरा सुन लीजिए। 4.8 की वजह से 4.8 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, 48 लाख डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये स्मेडा ने हमें फिगर दी है, लेकिन कंडीशंस पूरी नहीं होंगी जो ना, डाउनलोड कर चुके हैं। हाँ। तो अब ये या तो आप साबित कर दें कि आपको लोन की जरूरत नहीं है तो बैंक आपको कर्जा दे दे, लेकिन ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी। कॉलर ले लेते हैं क्लास, फिर मैं आती हूँ आपके पास, आपका टेक लेती हूँ। हेलो, हम ये अर्ज करना चाहेंगे, ये जो वजीर आजम का जो युद्ध जो ये लोन स्कीम है, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि ये जो इन्होंने ये मरहला शुरू किया है, अभी हम 15 ग्रेड से लेकर जो 16 ग्रेड 17 ग्रेड ये गारंटर हम कहाँ से लाए, अब कहाँ जाए। हम तो गरीब ऐसे ही, हमें इस लोन से तो कोई फायदा नहीं मिल सकेगा। हम कैसे ये लोन हासिल कर देंगे, ये हम जानना चाहेंगे। कैसे हम ये लोन हासिल करें ताकि हम कोई रोजगार करें और अपनी जिंदगी बसर करें। बहुत शुक्रिया कैसर आपका। यही प्रॉब्लम है लोगों की। कंडीशन इतनी सख्त है कि ये स्कीम आपको लगता है कि कामयाब हो पाएगी? सख्त नहीं, यही कंडीशन होती है लोन की, कंडीशन यही है। गवर्नमेंट ने कोई सख्ती नहीं की, तो एक आम आदमी कहाँ से गारंटर लेके आए फिर? भाई यही तो बात है कि who will bell the cat, पूछे जी क्लास साहब। मेरे ख्याल काजी साहब ने खैर तफसील से सारी चीज़ें बता दी हैं। मुझे एक बात नहीं समझी, मैंने तो कभी एक दफ़े ही मैंने बताया था आपको पहले ही, एक दफ़े मैंने लाख रुपया लिया था और उसका 1.5 लाख रुपया था, हमने जिस तरीके से मैंने अपने गुर्बत के दिनों में मैंने अदा किया हुआ है। उसके बाद मैंने तो जिंदगी भर बैंकों से भी दूर हूँ, मैंने क्रेडिट कार्ड भी नहीं लिए कभी। मुझे बड़े बैंक का फोन आता क्रेडिट कार्ड लेने, मैं तो उससे भी दूर रहा हूँ, मतलब है लोन लेना दूर। इस मुल्क को 70 अरब डॉलर मिला है कर्जा, ये मुल्क ठीक हो गया है? जो काजी साहब अक्सर यहाँ पे बैठ के उसका हमें आज चीजें बताते हैं, क्या 70 अरब डॉलर कर्जा अगर इस मुल्क को ठीक नहीं कर सका तो ये लाख रुपए से ठीक हो जाएगा? नंबर 1, आज हालत ये हो चुका 70 अरब डॉलर के कर्जे के बावजूद आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो आपके 2 अरब डॉलर से नीचे आ गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपका गैप बढ़ गया। एक ही हल है जो इसहाक डार साहब ने निकाला हुआ है और मुल्क उससे इंशाल्लाह तरक्की करेगा। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान की मशीनें चला दी हैं जो दिन रात नोट छाप रही हैं। 280 अरब रुपया छप चुका है, मजीद छप रहा है, इसलिए नौजवान भी परेशान ना हो। काजी साहब जो कह रहे हैं कि 500 अरब रुपया इन्होंने देना है इन नौजवानों को, दिन रात आप कोई काम ना करें। और इसहाक डार साहब ने वो जो गिदड़ सिंगी निकाली है ना पाकिस्तान को चलाने की, कि आप ये मशीनें चला दें, नोट छापें, इंशाल्लाह मुल्क भी ठीक हो जाएगा और बेरोजगारों को मजीद भी कर्जे मिलेंगे। ये पैसे लेते जाएं। 250 अरब रुपया, आखिरी अच्छी बात इनकी ये है कि 250 अरब रुपया बड़े बड़े मगरमच्छ खा गए, 100 अरब रुपया ये नौजवान खा जाएंगे तो कौन सी बड़ी क़यामत आ जाएगी। ठीक है सारे खा रहे हैं, सब लूट रहे हैं। यही तो मैंने पहले दिन कहा था क्लास साहब कि हम हमारे तबके को भी खा पी लेते, हमारे तबके ने कुछ नहीं खाया बड़े अरसे से, आगे बढ़ते हैं। क्लास से भूखे इसको भी खा। क्लास साहब, ये रुमाना काकड़ भी हमारे साथ लाइन पर हैं, आपकी खबर शेयर करते हैं कि कैसे बलूचिस्तान में इनसे डिस्क्रिमिनेशन की गई, जरा क्या मामला है ये सारा?
शाहजहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम रोते हैं कि बंगालियों को आइसोलेट किया गया था और बंगालियों के साथ ज्यादती की गई थी, तो आज ज्यादतियां हो रही हैं, हम उन पे हम जिक्र नहीं करते। एक बलूचिस्तान से खतून ऑफिसर आई थी, रुमाना काकड़ आई थी डेपुटेशन पे। इंटरेस्टिंगली वे वैध खतून ऑफिसर हैं जिनको स्पीकर अयाज सादिक ने आते ही कहा सबसे पहले कि इसको वापस भेजो। यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनको एक्सटेंशन की गई, जिनको जम किया गया। मसलन मैं बताऊं, ये कौमी असम्बली के सेक्रेटरी करामत ये न्याजी साहब, पता नहीं कौन सा गिदड़ सिंह है उनके पास, 8 साल से वो एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं। करामत अली न्याजी साहब, लास्ट मीटिंग में उनका आया, एक्सटेंशन का केस आया, तो उस पर उन्होंने कहा जी इनको ये टर्मिनेट करें। उन्होंने कहा जी मैं दिल का मरीज हूँ, मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं है, लिहाजा मुझे वो दीजिए, एक्सटेंशन दीजिए। अंदाजा करें, ये बुनियाद बना के उनको 8वीं दफा एक्सटेंशन दी गई है। रीजन यह है कि हर ये स्पीकर के गलत दुरुस्त कामों में साथ देते हैं। ऐसे यहाँ पे एक और केस है, शमून हाशमी साहब हैं, वो ग्रेड 17-18 में यहाँ पे ये KRL में वो ये PRO थे शमून हाशमी साहब, उन्होंने लिंक लड़ाया या उसके साथ जाके डॉक्टर फमीदा मिर्जा के साथ। वो 18वें ग्रेड से 20वें ग्रेड में आज जॉइंट सेक्रेटरी लग चुके हैं, 43 ईयर्स एज, दुनिया के कम तरीन जॉइंट सेक्रेटरी। उन्होंने UET से इंजीनियरिंग की थी, वो आज आपके जॉइंट सेक्रेटरी हैं शमून हाशमी, उन्होंने सिफारिश लड़ाई। ऐसे सुहेल जहाँ कमर लोधी साहब हैं वो जम हो गए, ऐसे मुनव्वर अब्बास साहब हैं, उनको एक्सटेंशन मिल गया, उन पर खासे सीरियस चार्जेस भी थे। तो रुमाना काकड़ अगर हमारे साथ हैं, जो बलूचिस्तान से एक खतून ऑफिसर आई थी और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया है और दोबारा इनको रिपेट्रिएशन से रोका है, तो ये अगर अपनी दास्तान खुद बताएं कि बलूचिस्तान से आई हुई एक खतून ऑफिसर के साथ क्या ये कौमी असम्बली ने हशर किया है, स्पीकर ये कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने क्या वहां पे वो काम किया है। ये रुमाना कुछ आप डिटेल बताएंगे कि आप पे क्या इल्जामात थे और आप क्यों गई थी वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब आपके हक में फैसला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऊपर इल्जामात नहीं थे, मेरी सिर्फ तारीफें हो रही थी, बड़ी वाह हो रही थी। शुरू में मुझे बताया गया था कि बलूचिस्तान वाले जब यहाँ पर आते हैं तो वो 3 महीने मैक्सिमम टाइम पूरा करते हैं या फिर 6 महीने, इसलिए कि उनको ना काम करने की आदत होती है और ना ही उनको कुछ आता जाता है। ये सारी बातें मेरे जहन में थी। मुझे शुरू में बहुत ज्यादा तंग किया गया, यहाँ तक कि मुझे किसी छुट्टी लेने की इजाजत नहीं थी। मुझे कहा जाता था कि आप डेपुटेशनिस्ट हैं और ये आप याद रखें कि आप बलूचिस्तान से हैं। ये सारी बातें मेरे जहन में थी। मैंने दिन रात लगा करके मैंने सारा काम सीखा। मुझे टफ मोस्ट कमेटी दी गई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मैंने इनको बहुत कहा कि अगर आपने मुझे देना है काम, आप पार्लियामेंट में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, आप मुझे कोई इजी काम से स्टैंडिंग कमेटी दे दे, कोई आसान से काम से हम शुरू कर लेते हैं। इन्होंने कहा जनाब आली ये आपके लिए चैलेंज है। मैंने कहा मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने दिन रात लगाया। चौधरी निसार साहब ने इंट्रोडक्टरी मीटिंग में कहा कि मैंने बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में एक टैलेंट देखा है। ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है। चौधरी निसार साहब के कमेंट जो है PAC मीटिंग के रिकॉर्ड पे मौजूद है। रुमाना ये एक चेयरमैन जो थे एक पार्टी के, निसार अली खान साहब तो चले आपकी तारीफें कर रहे थे, लेकिन ये जो मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक है, उन्होंने इल्जामात लगाए थे आप पे कि आप ऑडिट पैरे जो हैं आपने सेटल कर दिए और उसमें कुछ मालाफाइड शामिल थी। ये कितनी हद तक ये ट्रू है और इस इल्जाम पे उन्होंने कहा जिनको रिपेट्रिएट करें। दूसरी PAC में नदीम अफजल चंद के पास जब ये PAC आई है, उसकी जो रिपोर्ट्स बनाई गई है उसमें इन्हीं लोगों ने मुझे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इन्हीं रिपोर्ट में, इन्हीं के समरी में मेरी ऑनेस्टी पर, मेरी हार्ड वर्किंग पर, मेरी काम में इंटरेस्ट पर, मेरे अपराइट होने पर इन्हीं लोगों ने, जिसको करामत नियाजी साहब सेक्रेटरी नेशनल असेंबली ने साइन किया है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साइन किया है, इसी की मुझे सजा दी गई है। 5-6 महीनों से इन्होंने मुझे मेंटल टॉर्चर दे दे के जो है वो बिल्कुल जो है एक सिक केस बना दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मैं इस्लामाबाद छोड़ दूं और मैं बलूचिस्तान चली जाऊं। बलूचिस्तान के हालात आजकल ना औरत के लिए सेफ है ना मर्द के लिए सेफ है। अगर मैं इस चीज का कॉम्प्लेक्स में चली गई हूँ कि मैं चूंकि बलूचिस्तान के साथ से बिलोंग करती हूँ, मेरी यही सजा है, तो फिर मुझे ये सजा, मैं इस सजा को एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन फिर एक क्लियर कट डिक्लेरेशन डिक्लेयर होना चाहिए, एक डिक्लेयर होना चाहिए। जो केस किया था रुमाना, आपका हाई कोर्ट में क्या केस था? अब आपको उन्होंने ये रिपेट्रिएट किया, एलिगेशन लगाए, आप हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? हाँ, मैं उसकी तरफ आती हूँ। मुझे रिपेट्रिएशन ऐसे किया गया जैसा कोई मेरा वारंट निकला हो। एक बंदा मेरे दफ्तर भेजा गया, करामत नियाजी साहब ने, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली ने, उसने मुझे कहा कि आप साइन करें और आप चार्ज छोड़ चुकी है और आप निकल जाए यहाँ से, आप चली जाए यहाँ से। मेरे ना जाने पर उन्होंने मुझे एक और नोटिफिकेशन दिया, मेरे घर के दरवाजे पे नोटिफिकेशन लगाया कि मेरी तनख्वाह बंद कर दी गई, कि हमने आपको फारिग कर दिया, आप यहाँ से चली जाए, हम आपको रिलीव कर चुके। हालांकि किसी सीनियर ऑफिसर के आपको ये भी तो इसका मतलब हर तरीके से काम करने से रोका गया। क्लास मुझे ब्रेक लेनी है, क्लास मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल असेंबली रोमाना काकड़ इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। क्लास साहब, रोमाना जिस तरह की दास्तान सुना रही हैं, हमें तो तारीख ने यही बताया कि बंगालियों के साथ भी यही सलूक किया गया था और नतीजा क्या सबके सामने रहा, मुल्क टूटने की सूरत में। रोमाना हमारे साथ लाइन पे है? जी जी, रोमाना है हमारे साथ लाइन पे। हेलो जी शायद। हेलो रोमाना, लास्टली बताइएगा, हमें लास्टली जरा ब्रीफली बताइएगा कि शमून हाशमी को वो KRL से उठाते हैं, 17वां ग्रेड से PRO थे वहां पे, उनको 20वें ग्रेड में जॉइंट सेक्रेटरी लगा के जम किया गया है। डॉक्टर करामत नियाजी साहब बैठे हुए हैं, 8 साल से उनको एक्सटेंशन है। सुहेल को आप दे दी गई है। उसके बाद लोधी साहब हैं। आपके केस में वहद खतून ऑफिसर थी बलोचिस्तान से। ये जीरो टॉलरेंस स्पीकर एजाज साकिब ने ये क्यों किया है? और सुना पहली मीटिंग में जो थी उसमें उन्होंने टारगेट किया था आपको। आप हर जगह देख ले, बलूचिस्तान वालों के लिए, कबाइल के लिए और खवातीन के लिए हर जगह जीरो टॉलरेंस है, और स्पेशली काम करने वालों के लिए, जिसपे आप राइटिंग में देखे अपराइट्स है। आप मुझे बताइए, मैं एक डेपुटेशनिस्ट होके, एक खातून होकर के, कबाइली औरत होकर के, क्या मैं करोड़ों का गबन कर सकती हूँ? मुझ पे जो इल्जामात है, पैरे बेचने का इल्जाम है, तो क्या मैंने पैरे मार्केट में बेचे हैं? आप बुलाइए उन फेडरल सेक्रेटरीज को जिन्होंने पैरे खरीदे हैं, जिन्होंने पेमेंट की है, आप उनको बुलाइए, सबको मंजर आम पे लाइए, आप ऑडिट को मंजर आम पे लाइए। ये सारे इल्जामात जो मुझ पे थे, मुझे अगर कोई मर्द होता, कोई भी औरत होती, कोई भी सरकारी मुलाजिम होता, उसके नर्व्स काम करना छोड़ देते। मैंने स्टैंड लिया है, मैं अपने हक की खातिर बोली हूँ। मुझे बलूचिस्तान जाने पर, या मुझे खातून होने पर, या मुझे कबाइली होने पर कोई एतराज नहीं है। मुझे उस पर मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह की आप नाइंसाफी को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह के लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह लोगों की आप रूट्स मजबूत कर रहे हैं, मुझे इस पे बिल्कुल एतराज है। मेरे इक्वल राइट्स है, मैं सिर्फ उन राइट्स के लिए लड़ी हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोमाना काकड़। हमने आपका जो बात थी बड़े वाजे तौर पे सामने आ गई है, लेकिन लगता नहीं तारीख अपने आप को दोहरा रही है। काई साहब, नजर जो है नहीं, बड़े एक तेरी वफा से क्या हो तलाफी के दहर में, तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए। अब बलूचिस्तान में और भी बड़े मामले हैं, मगर चलें, ये मामला सामने आया, आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ होंगे अभी राना उस्मान। हमने ये स्टोरी पिछले फ्राइडे को की थी, और इसमें पता चला कि हमारी स्टोरी करने से बजाय इसके कुछ बुजुर्ग की कोई आशिकशोई होती। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि 85 साल बुजुर्ग के मकान पे कब्जा मुबैना तौर पे पुलिस और माफिया की मिली भगत से हुआ, और फिर उस पर DPO साहब जो पुलिस के ऑफिसर हैं उन्होंने कोई हुक्म भी किया। राना, आप मुझे सुन रहे हैं? जी, जरा तफसील बताएंगे कि हमने स्टोरी की, हमारा ख्याल था कि कोई हमारी बात मान लेगा, मगर हमें भी एहसास हुआ कि हमारी कोई अहमियत नहीं है इस जहान में। बताइएगा क्या हुआ उन बुजुर्ग के साथ? काई साहब, यहाँ माहौल तो इस वक्त ये बन चुका है कि किसे वकील करें और किसे मुंसफी चाहें। जुम्मे वाले दिन जब हमने ये स्टोरी नशर की थी दुनिया TV पर, तो काला पुलिस अफसरान जो हैं, जिनमें DIG और DPO से, उन्होंने एक्शन लिया और SHO को बुलाकर फौरी तौर पर हुक्म दिया कि अदालती अहकामात के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो करें, और कब्जा वागुजार करवाकर इस बुजुर्ग को, जो 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक होने के बावजूद या तो पुलिस चौकी के गेट के सामने सोता है या किसी न किसी मस्जिद में सोता है, उसका कब्जा उसको वागवार करवा के दिया जाए। लेकिन मैंने जुमे वाले दिन भी काई साहब को बताया था कि जो मुकामी थाना फिरोजवाला के SHO है, वो कब्जा ग्रुप का इस वक्त मुबैना तौर पर सरपरस्त बन चुका है। उसने क्या किया कि कब्जा वागवार करवाने की बजाय कब्जा ग्रुप का सामान उस घर के अंदर रखवाकर उसको ताले लगा दी और चाबियां उसने अपने पास खुद रख ली। DPO ने उसको हुक्म दिया था कि शेख मकसूद जो बुजुर्ग आदमी है, चाबियां उसके हवाले की जाए। लेकिन अब सामान उसका कब्जा ग्रुप का अंदर है, पुलिस इंस्पेक्टर जो SHO है उसका सामान उस घर के अंदर है, और ताले लगाकर चाबियां उसने अपने पास रखी हुई है। जब हमारी बात मैं रोक रहा हूँ, ये बताइए कि DPO साहब तो बहुत बड़े अफसर होते हैं, तो वो इतने मजबूर कैसे हो गए एक SHO के सामने? काई साहब, इसमें लाहौर पुलिस के अफसरान जो है इस कब्जा ग्रुप में, वो भी मुलव्वस हैं, इस कब्जा ग्रुप की सरपरस्ती करते हैं, और इसके अलावा इस कब्जा ग्रुप के और बहुत सारे बहादुर अफराद जो हैं वो भी सरपरस्ती कर रहे हैं। जब हमारी बात DPO साहब से हुई, हमायूं बशीर तारड़ से, तो उनका कहना था कि जब आपका इंटरव्यू खत्म होगा तो कब्जा वागुजार हो चुका होगा, बुजुर्ग आदमी जो है वो उसको चाबियां मिल चुकी होंगी, आपको मेरा इंटरव्यू नशर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज उस इंटरव्यू को 6 दिन गुजर चुके हैं काई साहब, अभी तक वो बुजुर्ग जो है वो मसाजिद में सोकर अपना गुजारा कर रहा है। SHO से हमारी बात हुई कि चाबियां उसके हवाले क्यों नहीं की गई, आपके पुलिस अफसरान ने भी आपको हुक्म दिया, अदालत आपको हुक्म दे चुकी है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि ये बुजुर्ग है पठानों से कत्ल हो जाए। अब मैं अगर उसको चाबियां दूंगा, वो इसको मार देंगे, वहाँ इंतजार फैलेगा, मेरे थाने में कत्ल होगा। ये जवाब बनाकर, ये बहाना बनाकर वो चाबियां अपने पास रखे हुए। अच्छा राना, आप इस स्टोरी को फॉलो करते रहिएगा, हम इसको फॉलो करेंगे। हमसे कुछ और बन पाए या ना बन पाए, मगर हम इनके आंसू तो पहुंच सकते हैं, इनके साथ बैठ के रो तो सकते हैं। सरकार तुम्हारी मदद करे या ना करे। आगे बढ़ते हैं क्लास साहब। जी जी,
मैं उस पे आता हूँ। ये बड़ी अहम बात अभी इशू उठाया हुआ था। काजी साहब ने कहा कि डीपीओ बहुत बड़ा अफसर होते हैं और एसएचओ की क्या मजाल है। अगर काजी साहब को पता नहीं, एसएचओ सब जैसे पटवारी सबसे चीज़ होता है, एसएचओ होता है। जब वजीर लगाएंगे एसएचओ को लगाएगा, डीपीओ नहीं लगाएगा। 99% केसेस में डीपीओ नहीं लगाते एसएचओ को, वो वजीरों से लगते हैं। आपका क्या ख्याल है, जो वजीर हैं, एमएनएज हैं, ये उनकी मर्जी से लगते हैं। और एक डीपीओ भी एक वजीर और यहाँ पे एमएनएज की मिन्नतें करके पाँव पकड़ के जाके जिले में लगता है, अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता है, वो एनओसी देता है, शराफत का देता है, ईमानदारी का देता है कि हजूर जैसे कहेंगे वैसे गुलामी करूंगा। आपके दुश्मनों पे पर्चे, मुखालफों को थाने में बंद, उनकी जिंदगियां हराम करना मैं करूंगा। इसलिए एसएचओ भी उसी दरबार से अपॉइंटमेंट लेता है, डीपीओ भी उसी दरबार से लेता है। आपको ये कहना काजी साहब इंतहाई सादगी पे है, आप खुद देहाती आदमी हैं, आपको तो पता होना चाहिए था कि एसएचओ कैसे लगते हैं। आपने मेरा ख्याल चकवाल नहीं जाना, मुझे जो लग रहा है आपका चकवाल जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं सोच रहा था सादगी में कोई बात हम जरा सामने ले ही आए इस तरह, इसलिए अंदाजा तो है ही। इनकी शान में ना गुस्ताखी किया करें। आपने भी गाँव जाना है, मैंने भी जाना है, वहां पे अपने गाँव लैया में जाना है। ये यहाँ इस्लामाबाद के एसएचओ, इवन इस्लामाबाद के एसएचओ आईजी की औकात नहीं है। ये जो आईजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं बड़े, मतलब हमें उनकी ईमानदारियों की कहानियां सुनाई जाती हैं, डिलीवर करने में जीरो हैं। जो यहाँ पे सिकंदर हजाज साहब बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी जो एसएचओ हैं वो सारे के सारे आपके मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक वहाँ सिफारिशें आती हैं। ये पूरा सिस्टम इन्होंने कोलैप्स करके रख दिया, हाईजैक करके रख दिया है। आपका सिपाही, मैं तो इस सादगी में ये कहना चाहता हूँ कि हम किस किस के लिए नहीं लड़े। कोई लड़ेगा इस तबके के लिए, इन लोगों के लिए, इन मजलूमों के लिए जो यहाँ अपने जो हैं। मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं, मैंने कहा उनको एक दफा अताउल्लाह मैंगल साहब को कि आप क्यों हमारे पंजाबियों को इस तरह कहते हैं। वो कहते हैं जब हमें पंजाब में पंजाबी थानेदार जूती मारता है, हमें बलोचिस्तान में पंजाबी थानेदार जूती मारता है, तो हम किसको गाली दें। तो मैंने कहा हजूर जब हमें पंजाब में पंजाबी थानेदार जूती मारता है तो हम किसको गाली दें। तो मैं तो इस इशू को सामने लाने चले आप पे तो वो मिसाल आती है ना, अपना मारता है चले छऊ में तो रख लेता है ना। आपको अगर यहाँ का पंजाबी में थानेदार जूते मारता है तो चलो छऊ में तो आके मारता होगा। देख लिया ना बाबा जी कितने छऊ में थे, तो आपने सुन ली। वो जो मस्जिद में सो रहे हैं बेचारे, कभी या थाने के बाहर सो रहे हैं। बाबा जी आपने भी सुन ली ना रुमाना काकड़ की, आपने कहानी सुन ली ना, जो जहाँ पे रोते हैं, आंसू बहाते हैं बड़े हमारे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान की तकरीरें सुनी। अयाज सादिक ने जो हशर कर दिया है एक खतून अफीसर का, जिस तरह का हैरासमेंट का शिकार हुई है और जिस तरह पूरी कौमी असम्बली की वहाँ ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी हुई है, ये बलोचिस्तान के आपने हालत। एक अफसर कौमी असम्बली में ये अफसर खत्म हो गया। क्लास साहब, दोहरी शहरियत वाले सरकारी मुलाजमीन की ग्रेड 20 में तरक्की पर पाबंदी का बिल मंजूर। क्या ये पाबंदी सिर्फ? जी बिल्कुल, इसको कल करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको इंपॉर्टेंट इशू, इसको डिटेल के साथ इसको डिटेल के साथ कल अपने नाज़रीन के साथ जरूर शेयर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।